प्लांट फिजियोलॉजी शुरू की थी, आज भी आधा घंटा रहेगी, कल से 1 घंटा, क्योंकि अभी जूलॉजी वालों से बात हुई तो आप लोगों को पता था नहीं तो हम 5:30 पर बताते। तो अब सब लोग जान लीजिए 5:30 से कल क्लास रहेगा। पहले वही लोअर जिम्नो चलेगा, फिर प्लांट फिजियोलॉजी। तो कल अपने लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में डिफिनीशन पढ़ी थी, फादर पढ़े थे स्टीफन हेल्स, इंडियन फादर पढ़े थे जगदीश चंद्र जेसी बोस, और फंक्शन जितने हो रहे हैं कि कैसे पौधे में भोजन बन रहा, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा, कैसे ऊपर पानी जा रहा, कैसे भोजन जा रहा, तो जितने लाइफ की एक्टिविटीज़ हो रही उसी को प्लांट फिजियोलॉजी कहा था। तो पहला चैप्टर आपका है ट्रांसपोर्ट, या जिसको कहते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें आपको हम 4 चैप्टर पढ़ाएंगे। 4 चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? 4 चैप्टर में अपने लोग पढ़ेंगे किस तरह से पानी के एब्जॉर्प्शन हुआ सॉइल से रूट में, फिर कैसे चढ़ा असेंट ऑफ सेप, फिर कैसे अतिरिक्त पानी निकल गया यहाँ से, तो ट्रांसपीरेशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर 1, असेंट ऑफ सेप रसारोहण 2, और ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन 3, और पहला वही जो कल शुरू किया था वाटर प्लांट का रिलेशन। तो कल अपने लोगों ने पहली हेडिंग पढ़ी थी क्या? परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी पढ़ी थी। ये जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है किसको अलाउ करती अंदर और किसको बाहर, इसके इस गुण को परमेबिलिटी कहा था। इसके आधार पर एक ऐसी मेम्ब्रेन थी जो फ्रीली मेम्ब्रेन है, सलूट को भी जाने दे रही और सॉल्वेंट को भी जाने दे रही। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो दोनों को नहीं जाने दे रही, तो इम्परमेबल पढ़ाई, परमेबल पढ़ाई। एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को तो जाने दे रही, पानी को, सलूट को रोक रही, तो वो सेमी परमेबल पढ़ाई। और एक ऐसी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली चयनात्मक जो सॉल्वेंट को तो जाने दे रही लेकिन छोटे छोटे सलूट जैसे CO2, O2, N2, अल्कोहल, ईथर, इनको भी जाने दे रही, लेकिन रोक किसको रही थी? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन को, बड़े मणुमा, तो वो सिलेक्टिवली थी। तो मेम्ब्रेन पर कल दूसरी हेडिंग अपने लोगों ने डाली थी डिफ्यूजन, विसरण। तो हमने बताया था ट्रांसपोर्ट 2 तरह से होता है, एक एक्टिव सक्रिय, जब हम कोई किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अतिरिक्त एक्सटर्नल एनर्जी लगाएं, मेटाबॉलिक एनर्जी लगाएं, तब मूवमेंट हो, तो वो सक्रिय मूवमेंट, सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। और जब एनर्जी खर्च ना हो, कोई फोर्स ना लगाएं, तो उसको हम फिर भी कोई चीज़ गति करे, तब उसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय, पैसिव मूवमेंट। तो डिफ्यूजन भी एक पैसिव मूवमेंट है, लेकिन कोई चीज़ क्यों मूव करती है, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है? जैसे कल उदाहरण बताया था, ट्यूब में पानी भरा तो पानी उधर से जाएगा जिधर है, जिधर नहीं है उधर को जाएगा। परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम यहाँ लगाया कपड़े पर, उधर जाएगा जिधर कम होगा। किसी गार्डन से अपने लोग गुजरे, रात की रानी की महक आई, तो वो कहाँ, जहाँ पेड़ है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उधर को जाएगी जहाँ कम है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बोतल तोड़ दें, अमोनिया की बोतल तोड़ दें, तो यहाँ सांद्रता कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो कहाँ जाएगा? कम की तरफ। कोई भी चीज़ वो अपने अधिक से कम की तरफ जा रही, चाहे वो करंट हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो चार्ज हो, कुछ भी हो। ऐसे अपने लोग कुएं में डाल देते हैं लाल दवा, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, रेडिश कलर को हो जाता है। कॉपर सल्फेट डाल दें, पूरा घुल जाता है। अपने लोग चीनी चाय बनाते हैं, तो जैसे ही चीनी डाली तो जहाँ पर चीनी पड़ी वहाँ पर उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो किधर को लिए चीनी के अणु भागेंगे?
कम की तरफ, तो चाहे मालिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ। इसमें कोई एनर्जी का खर्च नहीं, कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो ये आपका कल बताया था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की दर गैस में ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ज़्यादा होती है ठोस में। और गैस आपने देखा पौधे में दिन में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। तो O2 जा रही, CO2 जा रही, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। डिपेंड किस पर करते हैं कि CO2 जिधर ज़्यादा होगी तो वो कम की तरफ जाएगी, ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा होगी वो कम की तरफ जाएगी। तो कोई भी एक पदार्थ अपने दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र रहता है डिफ्यूजन में, वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वो इसी पर डिपेंड करता कि मात्रा किसकी ज़्यादा, वैल्यू किसकी ज़्यादा, अमाउंट किसका ज़्यादा। तो इंडिपेंडेंट है कोई भी चीज़। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन के जीवन में आप देख रहे चीज़ क्यों हुई, मूव क्यों हुई, क्योंकि उसमें डिफरेंस है। यदि डिफरेंस ख़त्म कर दिया जाए तो मूवमेंट रुक जाएगा। तो कब तक विसरण होता रहता है, जब तक बराबर समानांता या डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मूवमेंट चलता रहता। और उसी समय बताया था कि जिस समय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स गति कर रहे तो मीडियम पर या सबस्टेंस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, और वही प्रेशर कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। और ये डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती होते हैं किसके, टेम्परेचर के। तो डिफ्यूजिंग प्रेशर, यदि गिलास में पानी ले लें तो टोटल पानी के ही मालिक्यूल हैं, तो पानी के ही अणुओं की संख्या है। तो डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होगा प्योर वाटर का 1336 एटमॉस्फेयर के करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब उसमें हम आगे पढ़ाएंगे, सल्यूट मिला देंगे, चीनी मिला देंगे, सलूशन बन जाएगा, तब डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। जो कमी आ जाएगी वही आगे पढ़ाएंगे, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। लेकिन अभी नहीं, अभी आपने डिफ्यूजन प्रेशर देखा था। तो ये वाटर का मूवमेंट आपको दिखाना, तो वाटर मूव किधर से किधर को कर रहा, वाटर मूव कर रहा था, वाटर मूव्स कर रहा था हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। और आगे चलकर आपको देखें उल्टा हो जाएगा। तो कोई चीज़ अपने हाई वैल्यू से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, यही पैसिव। और ये क्यों हो रहा, ये इसलिए हो रहा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। यदि डिफरेंस न होता तो मूवमेंट ये नहीं होता, रुक जाता। तो मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस आइदर ऑफ द सॉलिड और लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन towards the region of lower concentration is called the diffusion। यहाँ पर चीनी आपने डाल दी चाय बनाते समय तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये मॉलिक्यूल किधर को भागेंगे, कम की तरफ इधर को, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो हायर से, या कॉपर सल्फेट यहाँ डाला तो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे और समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ये किसके कारण हो रहा, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी है, इनमें गतिक ऊर्जा है अणुओं की। तो हाई से लो की तरफ जाना ये डिफ्यूजन। तो कल अपने लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा था। अब थोड़ा सा बचा था तो वो डाल दें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स कारक, फैक्टर्स affecting the rate of diffusion। वो कारक जो विसरण को प्रभावित करते। तो पहला कारक देखें,
पहला कारक देखें, फर्स्ट कारक टेम्परेचर, तापमान देखें टेम्परेचर। तो यदि आपने यहां पर टेम्परेचर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स अणु इनकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो रेट बढ़ जाएगा। तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तापमान के सीधे समानुपाती होता। यदि आप तापमान सीधे समानुपाती के मतलब समझ रहे, तापमान बढ़ाएंगे तो ये भी रेट बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो रेट घटेगा। जब एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, एक चीज़ घटाएं तो दूसरी भी चीज़ घटे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब एक चीज़ बढ़ाएं और दूसरी चीज़ घटे, या दूसरी चीज़ घटाएं तो दूसरी चीज़ बढ़े, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेज। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, दाब देखें, प्रेशर, प्रेशर। तो प्रेशर में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। प्रेशर यदि आप लगाएंगे, यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तो ये रेट बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये दाब के सीधे समानुपाती होता। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो ये घट जाएगा। तो सीधे समानुपाती होता है। तीसरा फैक्टर देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, ऑफ द सॉल्यूट। आप लोग जानते हैं क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। विलेय जो चीज़ घोली जाती जैसे चीनी, नमक, सॉल्वेंट जिसमें घोली जाती जैसे पानी, और उससे जो बना रिजल्ट वो है विलयन। तो ये जो विलयन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, घुलनशीलता जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। यदि सॉल्यूट बहुत घुलनशील है तो रेट बढ़ जाएगा, कम घुलनशील है तो रेट घट जाएगा। ये तीन हुए। अगला देखें, साइज ऑफ, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये आपका बीकर था और ये आपके सॉल्यूट के पार्टिकल, तो इनकी यदि साइज ज़्यादा कर दें, साइज ज़्यादा कर दें तो रेट घट जाएगा, और साइज छोटी कर दें तो रेट बढ़ जाएगा। चूँकि साइज बढ़ी पार्टिकल्स की तो आपका सॉल्युबिलिटी घटी, तो इससे रेट घट गया। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, साइज को इंक्रीज करेंगे
तो रेट घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और साइज को डिक्रीज करें तो रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो एक चीज़ घटाएं दूसरी बढ़ जाए, दूसरी बढ़ाएं और पहली घट जाए, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज बढ़ी तो रेट घट गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ dissolving or diffusing, size of diffusing particles। साइज बढ़ी तो रेट घट जाएगा। आगे देखें ग्रेम्स लॉ, गैसेस का ग्रेम का जो नियम है वो क्या कहता है? ग्रेम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डी मीन्स डेंसिटी, घनत्व। यदि डेंसिटी बढ़ी तो ये घट जाएगा, तो इसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो मास जो है वो डेंसिटी, घनत्व, तो घनत्व वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। ग्रेम्स का लॉ है। और अंत में देखें मीडियम माध्यम देखें, मीडियम का कंसंट्रेशन देखें। यदि आपने कोई चीज़ डिजॉल्व की, ये डिजॉल्व कोई चीज़ की, तो मीडियम का कंसंट्रेशन यदि हाई है तो रेट कम हो जाएगा। जैसे आपकी वैक्यूम ले लें, रिक्त स्थान ले लें, तो रेट एयर का ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? एयर की तुलना में। तो गैस जो है वो डिफ्यूज किस में ज़्यादा करेगी? वैक्यूम में। किसकी तुलना में? एयर की तुलना में। तो मीडियम जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा रेट उतना ही कम होगा, और मीडियम जितना कम कंसंट्रेटेड होगा रेट उतना ज़्यादा होगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मीडियम में कंसंट्रेशन बढ़ाया, यहाँ यदि हमने मीडियम का कंसंट्रेशन बढ़ाया, जैसे एयर है, एयर में गैस वैक्यूम की तुलना में एयर में कम रेट होगा। तो गैसेस मूव फास्टर इन द वैक्यूम, गैसेस मूव फास्टर इन द वैक्यूम एज कंपेरिजन टू एयर, क्योंकि एयर में पार्टिकल हैं, मीडियम में कण बिखरे हुए हैं। तो एयर की तुलना में वैक्यूल में गैस का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मीडियम में। और अंत में लास्ट में डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रवणता, डिफरेंस। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, प्रवणता। अब यहाँ पर आपने कोई चीज़ डिजॉल्व की है, चीनी, तो यहाँ पर इस रीजन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए दूर दूर है, तो एक एरिया में ज़्यादा है एक एरिया की तुलना में, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो जितना ये ज़्यादा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस मतलब ज़्यादा ग्रेडियंट, ज़्यादा ग्रेडियंट मतलब ज़्यादा डिफरेंस। जितना डिफरेंस आप करते जाएंगे, जितनी दूरी बनाते जाएंगे, तो इस एरिया में कम, इस एरिया में ज़्यादा, तो डिफरेंस ज़्यादा, और डिफरेंस जब ज़्यादा हो गया तो बहुत तेज़ी से ये मूव करेंगे। तो डिफ्यूजन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीजी के, डिफ्यूजन प्रेशर
ग्रेडियंट। यदि आप डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस या ग्रेडियंट बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, और यदि आप ग्रेडियंट डिफरेंस को कम करेंगे तो रेट कम होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। जितना यहाँ डिफरेंस होगा इस एरिया में और इस एरिया में, दो क्षेत्रों में जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। इस रीजन का जितना डिफरेंस होगा उतना ही दर, विसरण की दर ज़्यादा होगी। तो कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ रही तो जितना डिफरेंस ज़्यादा, जितना ग्रेडियंट ज़्यादा उतना ही रेट ज़्यादा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। विसरण दाब प्रवणता के सीधे समानुपाती होता। अब आपका डिफ्यूजन समाप्त। बस एक पॉइंट और, इम्पोर्टेंस। अब डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस तो जितना दिन में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन होता है तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, पत्ती के अंदर जाना बाहर जाना डिफ्यूजन के कारण है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। जितने हार्मोन्स होते हैं पौधे में, जहां बने वहां अधिक तो कम की तरफ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, पढ़ाएंगे हार्मोन्स आपको, ऑक्सीजन, जिबरलिन वगैरह। और ट्रांसपीरेशन में भी पानी अधिक अंदर है तो बाहर जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन डिफ्यूजन के ही कारण होगा। और जो निष्क्रिय अवशोषण है मिनरल्स का मिट्टी से, वो भी डिफ्यूजन के ही द्वारा होता। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये सब डिफ्यूजन पर ही डिपेंड हैं। तो आज आपका परमिबिलिटी और डिफ्यूजन दो खत्म हुई। अगली हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये विसरण है, वो परासरण है, तो डाल दीजिए ऑस्मोसिस। तीसरी हेडिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और फिर याद करिए कल 5:30 से क्लास रहेगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो कल बताना। 5:30 से 6:30 लोअर जिम्नोस्पर्म और 6:30 से 7:30 फिजियोलॉजी। 5 मिनट है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लास अपलोड हो जाएंगे, धैर्य रखो। हाँ, तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। यदि मीडियम है तो मीडियम बाहरी है, उसमें यदि पार्टिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल 5:30 से पूरा 1 घंटा रहा करेगा। जूलॉजी वाले 7:30 से शुरू करेंगे। 5 मिनट में आप पानी पी लीजिए और पढ़िए।